नमस्कार साथियों, निर्माणावाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेके फिर से प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, बाल विकास और पेडागोजी के 5 प्रश्न, 5 शानदार क्वेश्चन और उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन सम थ्योरीज और प्रिंसिपल्स आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर केसेस इट इज नोन एज। जब कुछ थ्योरी या सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और विशेष मामलों को समझाने के लिए लागू किया जाता है तो इसे निम्न रूप से जाना जाता है। तो जब हम विशेष सिद्धांतों को यूज कर रहे हैं तो यानी यहां पर हमारे पास क्या हुआ, पहले हैं सिद्धांत, पहले हमें देखने को मिलते हैं सिद्धांत, पहले हमें देखने को मिल रही हैं थ्योरीज, और इन थ्योरीज से हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर केसेस देख रहे हैं, हम विशेष मामले देख रहे हैं। तो विशेष मामले हमारे पास क्या हो गए, उदाहरण, एग्जाम्पल्स हो गए। तो जब हम थ्योरी से, सिद्धांत से उदाहरणों की तरफ जाते हैं तो इसे कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग, इसे कहा जाता है निगमनात्मक तर्क। इसे क्या कहा जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग, इसे निगमनात्मक तर्क कहा जाता है। तो यहां पर हम निगमनात्मक तर्क कर रहे हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वांटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। गुणों का मानन और परिणाम की व्याख्या निम्न में से है। तो मापन का दूसरा चरण, मापन का पहला चरण, मापन का तीसरा चरण, मापन का अंतिम चरण। तो यहां पर अलग अलग स्टेप दे रखे हैं। तो अगर मैं स्टेप 1 देखूं मापन का, हमें क्या देखने को मिलता है, तो स्टेप 1 हमें देखने को मिलता है कॉन्सेप्चुअली डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट। माप्य की अवधारणाएं परिभाषित करना, माप्य की अवधारणाएं परिभाषित करना। तो जो कंस्ट्रक्ट होता है हमारा, जिसको हमने मापना है, उसकी हम अवधारणाएं परिभाषित करते हैं। फिर हमें स्टेप 2 देखने को मिलता है, ऑपरेशनल डिफाइनिंग करते हैं हम। ऑपरेशनली डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट। माप्य के संक्रियाएं परिभाषित करना। माप्य की संक्रियाएं परिभाषित करना। तब हम स्टेप 3 के ऊपर आते हैं, जो हमें देखने को मिलता है इंप्लीमेंटिंग द मेजर। मापन लागू करना, या इसे हम मापनी बनाना कहते हैं। यहां पर हम स्केल बनाते हैं। जब हम इंप्लीमेंट करते हैं मेजर को, इसका मतलब मापी को हमने क्या करा, मात्रात्मक चेंज कर दिया और उससे हमने मापनी बनानी है, कि स्केल बना लिया। अब जब हमने स्केल बना लिया तो स्केल बनाने के बाद हमें चौथा स्टेप देखने को मिलता है, जिसे हम स्टेप 4 कहते हैं। और स्टेप 4 हमें क्या देखने को मिलता है, तो यह हमें देखने को मिलता है इवैल्यूएटिंग द मेजर, मापन मूल्यांकित करना। या इसे सीधे मूल्यांकन करना कह लेते हैं हम, क्योंकि एक बारी मापनी बन गई है तो इसके आधार पर हमें मूल्यांकन करना होगा। तो हम मापन मूल्यांकित करना या मूल्यांकन करना कहते हैं। यह हमें चौथा चरण देखने को मिलता है। और मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, गुणों का परिमाणन और परिणाम की व्याख्या। तो यह हमें देखने को मिलता है लास्ट स्टेप कह लीजिए, या इसको 4th स्टेप कह लीजिए।
इसको फोर्थ स्टेप कह लीजिए, ये लास्ट स्टेप कर लीजिए। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम इवैल्यू करते हैं, मापन को मूल्यांकित करते हैं, परिणाम निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट का, और इसके हिसाब से हम यहां पर काम कर रहे होते हैं। तो उत्तर यहां चौथा देखने को मिलेगा। बाकी 3 चरण भी मैंने बता दिए। पहले चरण में आप क्या करते हैं, क्या मापन होना है उसको, उसकी अवधारणा को लेते हैं, फिर उसको हम कैसे मापन करेंगे उसको देखते हैं। जब मापन करने का तरीका हम डिसाइड कर लेते हैं सेकंड स्टेप में, तब हम उसके हिसाब से स्केल बना लेते हैं। जैसे हमने कहा आईक्यू टेस्ट करना है मुझे, मेरे को आईक्यू का मापन करना है, आईक्यू का मापन करना है तो सीएवीडी, थॉर्नडाइक कहते हैं, 4 चीजों को हम मापन करेंगे, उससे हो जाएगा। सी हमारे पास वो क्या कहते हैं कि हमारे पास कंक्रीट चीजों के लिए होना चाहिए, फिर कहते हैं ए यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए होना चाहिए, फिर वो कहते हैं डी यानी हमारे पास डायरेक्शन टेस्ट होना चाहिए, फिर वो कहते हैं डी सी ए वी वी, फिर वो कहते हैं विजुअल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए हमारे पास, डी डायरेक्शन टेस्ट होना चाहिए। तो ये 4 चीजें कहते हैं वो, तो ये हमने कर दिया। अब उसके हिसाब से हमने क्या करा, ऑपरेशन इसके लिए टेस्ट बना लिए कि हमारे पास कॉन्क्रीट टेस्ट कौन से होंगे, एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट कौन से होंगे, और उसके हिसाब से फिर हमें तो एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट में उन्होंने अर्थमेटिक दे दिया हमें। तो इस तरीके से आपको देखने को, सी में कॉन्क्रीट टेस्ट में उन्होंने कम्युनिकेशन दे दिया, तो विजुअल टेस्ट में उन्होंने जो हमारे हम कहते हैं कि नॉन वर्बल जो होता है रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग दे दी, और फिर डायरेक्शन टेस्ट, दिशा ज्ञान का परीक्षण दे दिया। ये 4 चीजें दे दी तो उन्होंने क्या करा, ऑपरेशन कर दिया। अब इसके हिसाब से फिर हम उन्होंने आईक्यू बना दिया कि इतने क्वेश्चन करेगा तो बच्चा इस आईक्यू का, इतने क्वेश्चन करेगा तो इस आईक्यू का, और फिर अब हम वो टेस्ट लेके बच्चों का आईक्यू मेजर करते हैं। तो ये चारों हमें क्या देखने को मिलते हैं, चारों हमें स्टेप्स देखने को मिलते हैं जब भी हम कोई मेजरमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक 6 स्टेप का भी मॉडल आता है, तो कभी हम अगर क्वेश्चन में वो आया 6 स्टेप का मॉडल तो वो भी देखेंगे। मेजरमेंट के 2 मॉडल चलते हैं, एक 6 स्टेप का मॉडल है जो कि नया मॉडल है, और ये पुराना मॉडल है, ये 4 स्टेप का मॉडल रहता है। Which developmental theory was based on how children learn by observing and imitating others' behavior? निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत इस पर निर्भर था कि बच्चे दूसरों के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके सीखते हैं? तो अवलोकन अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। किसने हमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दी? तो हमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दिखती है सोशल लर्निंग थ्योरी में। किसके द्वारा दी गई है? ये बंदूरा के द्वारा दी गई है। बंदूरा हमें अवलोकन अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग देते हैं, जो कि सोशल लर्निंग थ्योरी का हिस्सा है, जिसमें मॉडलिंग और इमिटेशन होता है। हम किसी को देखते हैं यानी मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडल को देखना, और फिर इमिटेशन यानी अनुकरण, उस मॉडल को देखकर जो हम व्यवहार सीखते हैं वो उसको दोहराते हैं, तो उसे अनुकरण कहा जाता है, उसे इमिटेशन कहा जाता है। रिपीटिंग द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। इसे हम क्या कह लेते हैं? इसे हम कह लेते हैं कि हमने इमिटेशन किया, हमने अनुकरण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल बाय, कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को निम्न के माध्यम से भली भांति प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब यहां पर हमारे पास कुशाग्र बुद्धि जो है, यानी जो ब्राइट स्टूडेंट है, उनको हम कैसे मोटिवेट करेंगे? यहां पर नोवेल्टीज इन स्ट्रेटजी, रणनीतियों का नयापन, हम क्विक फीडबैक, त्वरित प्रतिक्रिया। त्वरित प्रतिक्रिया किसी को भी पसंद नहीं आती, हमें फीडबैक तुरंत नहीं देना चाहिए। हमें फीडबैक को तुरंत देने से बच्चे कई बारी हमें क्या देखने को मिलते हैं, भय लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, इसीलिए लर्न हेल्पलेसनेस में आती है। आइसोलेट भी नहीं करना हमें किसी को। अब हमारे पास 2 आती है, राइजिंग देयर एस्पिरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ, उनके आकांक्षाओं के स्तर और जीवन के उद्देश्यों का उत्थान करके, या रणनीतियों में नयापन लाकर। इन दोनों में से हम किसे चुनेंगे? ये हमारे पास दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि हम स्ट्रेटेजीज में नयापन नहीं लाते, हम उनको हायर लेवल ऑफ गोल्स दे देते हैं लाइफ में, और इसे कहा जाता है एसिलरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? चौथा, हम उनके इंस्पिरेशन लेवल को और गोल्स को बढ़ा देते हैं, और उनको किसकी तरफ ले जाते हैं? उनको मास्टरी ओरिएंटेशन की तरफ ले जाते हैं। हम उनको प्रवीणता उन्मुखीकरण की तरफ ले जाते हैं। हम उन्हें प्रवीणता उन्मुखीकरण की तरफ ले जाते हैं, और यहां पर हमें देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलता है डेवलपमेंट कॉग्निटिव इंबैलेंसेस नोन एज, पियाजे के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन को इस रूप में जाना जाता है। तो जब हम संज्ञानात्मक असंतुलन की बात करेंगे, कॉग्निटिव इंबैलेंस की बात करेंगे, तो ये कहलाता है डिसइक्विलिब्रियम, विसंतुलन, जो कि हमें सभी तरह की लर्निंग देता है, जो हमें सभी तरह के अधिगम देता है। क्योंकि हमें क्या देखने को मिलेगा कि डिसइक्विलिब्रियम
जो हमारे पास विसंतुलन की बात कही गई है यहां पे, यही विसंतुलन फिर किसकी तरफ ले जाएगा? इक्विलिब्रेशन की तरफ ले जाएगा। ये इक्विलिब्रेशन इंजन ऑफ लर्निंग कहलाता है। ये हमें साम्य धारण या संतुलन जो कहें इसको की तरफ ले जाता है, जिसे हम अधिगम का चालक कहते हैं। यही अधिगम का चालक होता है। इससे फिर हमें देखने को मिलेगा स्कीमा बनती है, और इस स्कीमा को फिर हम क्या देखते हैं? अडेप्टेशन देखते हैं, हम अनुकूलन देखते हैं, जो आत्मसात्करण, या फिर हमें देखने को मिलता है एकोमोडेशन, यानी यहां पे आवाज इसका हिंदी गलत दे रखा है, यहां पे हमें देखने को मिलता है एकोमोडेशन यानी आत्मसातीकरण और समायोजन। तो दो चीजें हमें देखने को मिलती है, इसे हम समायोजन कह लेते हैं। अगर हम देखें इसको तो इसको समायोजन कह लें। ध्यान रखिएगा इसकी हिंदी आवासी दे रखी थी जो कि गलत है, लेकिन फिर भी यही हिंदी पे पेपर था। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास उत्तर क्या रहा? डिसिक्लिब्रियम, संज्ञानात्मक विसंतुलन, जो कि पहला है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये पांचों के पांचों प्रश्न आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इसमें आपने बहुत कुछ पुराना रिवाइज किया होगा और बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे। इसी तरह के वीडियो लेकर और नए नए थ्योरीज को, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर, जो कि आपके एग्जाम्स जैसे डीएसएसबी हो गया या फिर सीटेट हो गया, या स्टेट में हमारे पास एमपीएससी है, आरपीएससी है, बीपीएससी है, इनमें यूपीपीसीएस है, यूपीएससी का यानी यूपी टैट, सुपर टैट, इनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लगातार इस सीरीज को इतना ही जितना पहले से प्यार देते रहेंगे। फिर मिलेंगे साथियों। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं, नमस्कार।